हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। प्रत्यावर्ती धारा अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न नंबर 12। ठीक, 7, 12 ये हम ले रहे हैं अतिरिक्त अभ्यास। इससे पीछे की अपनी क्लास में हम 11 नंबर तक कर चुके हैं। ठीक है, जो अतिरिक्त अभ्यास शुरू होगा अब वो 12 नंबर से लेके ये है 26 नंबर तक। इसमें अतिरिक्त अभ्यास में प्रश्न जो है, सवाल जो है वो बड़े होते हैं। ज़रा हिम्मत रखेंगे, धैर्य रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सवाल इतने समय में पढ़ लिया होगा जब तक मैंने बोर्ड साफ किया। यही फ़ायदा है समय का सदुपयोग। चलिए एक बार मैं भी देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है ये। सात 12 किसी एलसी परिपथ में 20 मिली हेनरी का एक प्रेरक तथा 50 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है जिस पर प्रारंभिक आवेश 10 मिली कूलम है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। मान लीजिए कि वह क्षण जिस पर परिपथ बंद किया जाता है t बराबर 0 है। यानी परिपथ को बंद करने का मतलब यह है कि उसकी कुंजी को बंद करें, वो चालू हो जाए। ठीक, अब देख कैसे। मान लीजिए एक परिपथ में एक प्रेरक है और एक संधारित्र है। संधारित्र की किसी प्लेट पर अधिकतम आवेश QM है जब T बराबर 0 है। ठीक, तो यानी जो अधिकतम आवेश है संधारित्र की प्लेट पर वो 0 पर अधिकतम है। यानी आवेश का आयाम जो है, वो अधिकतम आयाम जो भी है वो दिया हुआ है हमें। तो अधिकतम आवेश का मान कितना बताया गया है, QM, ये बताया गया है 10 मिली कूलम। तो ये कितना हो गया, 10 मिली 10 की घात -3 कूलम। ये अधिकतम आवेश है। ठीक, ये प्रेरक है और ये संधारित्र है। धारिता C, इसका प्रेरकत्व गुणांक जिसे कहते हैं वो L हो गया। ठीक, मान दोनों के बताए हुए हैं। L का मान भी बताया हुआ है। L का मान है 20 मिली हेनरी, तो 10 की घात -3 लगाकर इसको हेनरी बना देंगे। और धारिता का मान भी बताया है 50 माइक्रोफैरड। ठीक, इसका माइक्रो हटा देंगे, 50 गुना 10 की घात -6 फैरड। मान जो है सबके बता दिए गए हैं। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है और परिपथ 0 समय पर बंद किया जाता है। तो संधारित्र की प्लेट पर जो आवेश है, एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस होता है, ये बदलता रहता है। हमने इसको एलसी दोलन में पढ़ा और हमने जो अधिकतम आवेश माना, हम अधिकतम आवेश माने 0 पर मैक्सिमम है, तो अधिकतम आवेश इस नियम के अनुसार काम करता है। देखिए, QM कॉस ओमेगा t के अनुसार आवेश बदलता है। क्योंकि जब आयाम अधिकतम होता है, शुरू में जब विस्थापन अधिकतम होता है सरल आवर्त गति में, या आवेश अधिकतम होता है 0 पर, क्योंकि अगर यहाँ समय 0 रख देंगे तो ये समीकरण इस तरीके से काम करती है। तो आवेश को समझें तो कुछ इस तरीके से चलता है। ये आवेश अधिकतम से शुरू होकर फिर यूँ चलता रहता है। ठीक, ये हो गया आवेश Q और ये इसका अधिकतम मान होता है QM, आयाम कह सकते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ से जिस समय पर भी आपको जितना आवेश निकालना है वो यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक, अब अगर देखते हैं परिपथ में धारा, अगर परिपथ में धारा देखना चाहते हैं तो इस आवेश का अवकलन कर देते हैं परिपथ में धारा।
परिपथ में धारा को वो निकालना चाहते हैं तो परिपथ की धारा हो जाती है I dQ/dt और ये बनती है -QM ओमेगा साइन ओमेगा t। ये परिपथ की धारा बनती है। जितने समय में धारा निकालना चाहते हैं I को यहाँ लेंगे I और ये हो जाएगी धारा का अधिकतम मान IM माइनस लगा रहेगा साइन ओमेगा t। ठीक, तो धारा का जो अधिकतम मान है QM ओमेगा, IM का अधिकतम, धारा का अधिकतम मान M लिखा, यह है QM ओमेगा, ये धारा का अधिकतम मान है। और अगर ओमेगा निकालना चाहें परिपथ की दोलन आवृत्ति तो ओमेगा निकाल चुके, सूत्र है उसका भी हमारे पास, 1/LC से हम दोलन आवृत्ति भी बता देते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर इस परिपथ के अंदर की ये मुख्य बातें हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इस पर जो पहला सवाल है वो क्या बना है। प्रारंभ में कुल ऊर्जा, कितनी ऊर्जा संचित है, क्या यह दोलन, क्या LC दोलनों की अवधि में संरक्षित है। तो प्रारंभ में कितनी ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा संरक्षित या संरक्षित ऊर्जा। ठीक, तो जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है इस परिपथ में, ध्यान रहे, इस परिपथ में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो कुल ऊर्जा कितनी है, शुरू में बताई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है, विद्युत ऊर्जा की फॉर्म में है, ये है QM²/2C। अब इसका मान कितना आएगा ज़रा देखें। अधिकतम आवेश t = 0 समय पर, यह है अधिकतम आवेश। ठीक, इसका मान रख देते हैं 10 × 10⁻³ का स्क्वायर और 2C का मान कितना है 50 और माइक्रो को बदल देते हैं 10⁻⁻6। तो देखिए ये आ गई 1 जूल। अब 1 जूल आ रही है, हाँ 1 जूल ये ऊर्जा आ गई जो कि संरक्षित है, जो कि संरक्षित है। यानी यही ऊर्जा कभी प्रेरक में, कभी कैपेसिटर में, संधारित्र में, कभी दोनों में चलती रहेगी, कुल ऊर्जा बनी रहेगी 1 जूल। ये पहला सवाल है। ठीक है, परिपथ की मूल आवृत्ति क्या है, परिपथ की मूल आवृत्ति, परिपथ की मूल आवृत्ति ये होती है ओमेगा और ये बनेगी 1/√LC। ठीक, अब L और C के मान हैं हमारे पास, देखिए ये रहा L और ये रहा C। ठीक, इन दोनों को रख देते हैं सूत्र में, तो 1/L का मान 20 मिली हेनरी ऐसे, और ये 50 × 10⁻⁻6। इसे हल करेंगे तो ये कितनी बनेगी, इसका मान बनेगा 1000 रेडियन प्रति सेकंड, यानी ये बनेगी 1000 रेडियन प्रति सेकंड। एक उत्तर ये हो गया। ठीक, ये हो गई मूल आवृत्ति। इसके बाद किस समय पर संचित ऊर्जा पूरी तरह विद्युत है, पूरी तरह चुंबकीय है, समय बताना है। तो समय इस ग्राफ से बता सकते हैं, देखो ये ग्राफ बताना है, समय यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है, ये A और B हल हो चुके हैं, इनको हटा लेते हैं, इनको मिटा देते हैं। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक आवर्त काल को परिभाषित कर लेते हैं। देखो आवर्त काल, यहाँ से अधिकतम जाने में ये पूरा एक आवर्त काल है। ये है आवर्त काल को T मान लेते हैं, ये आधा आवर्त काल है, ये 1/4 आवर्त काल है और ये 3/4 आवर्त काल है। ठीक, आवर्त काल, दोलन काल, दोलन काल कितना है, दोलन काल T ये होता है 2π/ω, यानी ये हो जाएगा 2π/1000 सेकंड। अब इसी का इस्तेमाल तीसरे भाग में होगा। तीसरे में, पहले वाले में देखा जाए तो, है ना, दो हैं तीसरे में, देखो
पूरी तरह वैद्युत है। तो पूरी तरह वैद्युत कब है? जब समय 0 है या आवर्तकाल का आधा समय है या पूरा समय है। क्योंकि जब जब आवेश अधिकतम होगा, जब जब सारी ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में ही होगी, यानी संधारित्र में ही भरी हुई होगी। ठीक, तो कब है अधिकतम आवेश? 0 पर है। फिर अधिकतम आवेश प्लेट प्लस के बजाय माइनस हो जाएंगी, पलट जाएगी प्लेट पे ध्रुवता जिसे कहते हैं पोलैरिटी। फिर भी आवेश यहाँ देखिए अधिकतम है। ग्राफ में दिख रहा है ये प्लस में या माइनस में, लेकिन इसका मान क्या है? अधिकतम है। तो यानी आधे आवर्तकालों पर, आधे 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 आवर्तकालों पर क्या है? विद्युत ऊर्जा, सारी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में है। ठीक, तो समय t बराबर NT/2 पर संपूर्ण ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, ये कह सकते हैं। अब इसके बाद ये जो n है ये कितना लगाओगे? 1 2 3 4 5। जहाँ जो n है वो क्या है? n बराबर 0 1 2 3 है ना, ऐसे पूर्णांक, n पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे कर देंगे इसको। अब दूसरा पार्ट पूछा, संपूर्ण ऊर्जा, ये क्या है? संपूर्ण ऊर्जा वैद्युत है। कब? चुंबकीय है। कहता है जब आवेश शून्य है। देखिए यहाँ पर जब आवेश शून्य है, देखिए यहाँ पे आवेश शून्य है संधारित्र पे, क्योंकि ये आवेश का ग्राफ है। यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा इस प्रेरक में भरी हुई है। फिर यहाँ आवेश शून्य है। ठीक, तो कुल मिला के T/4 के विषम गुणनफलों पर, विषम गुणनफलों पर ये क्या है कि ऊर्जा जो है विषम, मतलब सम नहीं, विषम, जो T/4 के विषम गुणज हैं, विषम गुणज, उन पर क्या है? ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा है। तो देखिए पहली बार कब हो रही है? T/4 पे, फिर 3T/4 पे, फिर कब होगी आगे? 5T/4 पे, फिर कब होगी आगे? 7T/4 पे। तो कह रहा है कि ये चीज़ लग जाएगी ऐसे, T2n-1/4 T समय पर संपूर्ण ऊर्जा, ऊर्जा देखो ऊर्जा लिख दिया, ऊर्जा कर देते हैं, है ना, ऊर्जा चुंबकीय है। ठीक, यानी पता लग गया। यहाँ पे n का मान क्या लिखेंगे? 1 2, जहाँ n बराबर 1 2 पूर्णांक है। ठीक है, यानी जितना भी n डालोगे आता जाएगा 0 0, यानी जब जब आवेश शून्य होगा तब तब सारी ऊर्जा इसमें भरी हुई होगी प्रेरक में। ठीक, अब ऊर्जा का सूत्र कितना कितना होता है आप जानते हैं कि प्रेरक में ऊर्जा कितनी होती है, संधारित्र में ऊर्जा कितनी होती है। तो संधारित्र में ऊर्जा कितनी होती है? संपूर्ण ऊर्जा देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होती है 1/2 Q²/2C, ये इसका सूत्र होता है। और इसमें कितनी होती है संपूर्ण ऊर्जा? ये होती है 1/2 LI², ये इसका सूत्र होता है। मान लीजिए ऊर्जा पूछते हैं तो 1/2 LI² और ये Q²/2C, ये ऊर्जा होती है। ठीक है, ये ऊर्जा के सूत्र होते हैं। अधिकतम आवेश की बात आती है तो इसमें अधिकतम आवेश लगाकर सारी ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा इसी में होती है, निकाल लेते हैं। इसमें अधिकतम धारा का मान लगाकर भी इसी ऊर्जा को निकाल सकते हैं। ठीक, यानी अधिकतम धारा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगी स्थिति, अधिकतम ऊर्जा होगी 0 0 0, आवेश 0 होगा। जब परिपथ में धारा अधिकतम होती है तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश 0 होता है। ठीक, ध्यान रहे। ओके, चलिए अभी बात बनी नहीं, अभी बात और बनेगी। अभी तो किन समयों पर संपूर्ण ऊर्जा प्रेरक व संधारित्र के मध्य समान रूप से विभाजित है, यानी दोनों में ऊर्जाएं बराबर हैं। दोनों में ऊर्जाएं बराबर होने के लिए कितना समय चाहिए? ठीक, तो ऊर्जा बराबर होने का मतलब ये होता है कि ये दोनों ऊर्जाएं बराबर हैं, यानी कुल ऊर्जा
जो संधारित्र में है उसकी आधी होने में कितना समय लगेगा। ठीक, ये हमें देखना पड़ेगा। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। डी, किन समयों पर संपूर्ण ऊर्जा प्रेरक एवं संधारित्र के मध्य समान रूप से विभाजित है, कितने समय पर। ठीक है, तो यानी ये समय जब आएगा Q वो होगा QM बटे वर्गमूल 2, जब है तब संपूर्ण ऊर्जा दोनों में बराबर मात्रा में संचित है। तो ये क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि ऊर्जा मुझे आधी करनी है। अगर मुझे ऊर्जा आधी करनी है तो सूत्र के मुताबिक मुझे आवेश को वर्गमूल 2 करना पड़ेगा। ठीक, अभी देखना पड़ेगा कि ये आवेश वर्गमूल 2 किया तो जरा देख लें ऊर्जा कितनी होती है। देखो ऊर्जा होती है Q² बटे 2C। अगर मैं इस ऊर्जा को आधा करना चाहता हूँ तो मुझे इसको वर्गमूल 2 1 बटे वर्गमूल 2 गुणा करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ जाती है, सरल सी बात है। तो आधी ऊर्जा हो जाएगी संधारित्र में, आधी ऊर्जा हो जाएगी प्रेरक में। ठीक, अब कुल मिला के ये कितने समय पर होगा, ये कब कब होगा, तो समय मैं इस समीकरण से निकाल लूँगा। ठीक, देखिए निकालता हूँ। Q का मान QM बटे वर्गमूल 2 रख देता हूँ, ये QM है और ये है cos ओमेगा t। ये QM काट देता हूँ, ये हो जाता है cos π/4। पहला हल, पहला सॉल्यूशन होता है, इसके आगे होता रहेगा बाद में। ये हो गया cos ओमेगा t, तो ओमेगा t बन गया π/4, तो टाइम हो गया π/4 ओमेगा। अब यहाँ पे अगर ओमेगा का मान रख दूँ मैं तो समय हो गया T/8। देखो कितना होता है ओमेगा, 2π/T होता है ना, तो T गया ऊपर, पाई घट गया T/8। यानी T/8 समय अंतराल पहला ऐसा समय है जिस पर दोनों ऊर्जाएं बराबर होंगी। तो T/8 इसका आधा पड़ेगा। देखो T/8 यहाँ पड़ेगा, इसका आधा समय पड़ेगा, यूँ आएगा ना ऐसे, तो यहाँ पड़ेगा T/8 आधा। ठीक, तो T/8 के जितने भी अंतराल होंगे, T/8 के बाद ये फिर T/8, ये फिर T/8 का अंतर रखेंगे, ये फिर T/8। ठीक, तो पहली बार T/8 समय पर ऊर्जा दोनों बराबर होंगी, आधी आधी ऊर्जा होगी दोनों में। अब सवाल यह उठता है कि अगला समय क्या होगा। देखिए मैं समय लिख के देता हूँ, ये कब कब होगा, ये तो आपने हल पता कर लिया, अब मैं समय लिख के देता हूँ। तो पहला समय आया T/8, दूसरा समय T/8 प्लस T/2, इसके बाद T/8 प्लस 2T/2, चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक, T/8 प्लस यानी T/2 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 इसमें होता रहेगा। तो कुल मिला के T/8 प्लस NT/2 एक ऐसा समय है जिस पर T बराबर, ठीक, जहाँ पर N है 0, 1, 2, 3 पूर्णांक। ठीक, यानी एक ऐसा समय है जिस पे दोनों ऊर्जाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कुल ऊर्जा दोनों में आधी आधी रहेगी। ये ऐसा समय है ये वाला, और यह है T का मान। ठीक, अब इसे क्या करें, कर सकते हैं, इसमें से T/2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 1/4 प्लस N, ये समय बन गया। देखो यानी T/2 N प्लस 4/4, N प्लस 4/4 एक समय बन गया। N एक पूर्णांक है, ये समय अंतराल, समय होंगे, समय अंतराल तो नहीं कहेंगे इनको, ये वो समय होंगे। यानी
कुल दोलन काल का 8वां हिस्सा, कुल दोलन काल का 8वां हिस्सा जब जब आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, जब जब आएगा तब तब दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे के बराबर होंगी और कुल ऊर्जा की आधी आधी होंगी। यह है बात। यदि एक प्रतिरोधक को परिपथ में लगाया जाए तो कितनी ऊर्जा अंततः ऊष्मा के रूप में अक्षयित होगी? तो कितनी ऊर्जा का नुकसान हो जाएगा अगर इस परिपथ में एक प्रतिरोध लगा दिया जाए? मान ली इस परिपथ में एक प्रतिरोध लगा दिया जाए ऐसे, ठीक, तो कितनी ऊर्जा का नुकसान हो जाएगा? ठीक, तो क्या होगा, जितनी भी ऊर्जा है सारी का नुकसान हो जाएगा, संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाएगी। धीरे 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 ये परिपथ क्या करेगा, ये प्रतिरोध क्या करेगा, धीरे धीरे सारी ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देगा। तो यानी आखिरी का जो प्रश्न है हमारा ई, इसमें क्या लिख दें, इसमें संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा कितनी संपूर्ण ऊर्जा थी? संपूर्ण ऊर्जा थी 1 जूल। धीरे धीरे ऊष्मा में बदल जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी। बस, क्योंकि ये प्रतिरोध धीरे धीरे सारी ऊर्जा को बदल देगा। ठीक, अवमंदित दोलन होने लगेंगे। अवमंदित दोलन, ऐसे दोलन जिनका आयाम घटता चला जाएगा। कैसे दोलन होंगे जरा बताएं, कैसे दोलन होंगे? ऐसे दोलन होंगे, यूँ देखो, इसे कहते हैं अवमंदित दोलन। यहाँ से आयाम शुरू होगा, ये देखो आयाम घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ये घटता गया, ठीक, इसे कहते हैं अवमंदित दोलन। खैर ये कोई बात नहीं है, यहाँ पे पूछा नहीं गया इस बात में, क्योंकि ये अवमंदित दोलन है। अगर ऊर्जा स्रोत को बाद में नहीं दी जा रही, परिपथ को पहले कुछ ऊर्जा दे दी थी, वही बाद में खर्च होगी, तो प्रतिरोध धीरे धीरे उसको खत्म कर देगा। अवमंदित दोलन होते रहेंगे, आयाम लगातार घटता रहेगा, आवेश का आयाम लगातार घटते 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 जीरो हो जाएगा। ठीक, कितने समय में होगा? प्रश्न ये है कि कितने समय में होगा। कहता जी समय लगेगा अनंत, क्योंकि जो ग्राफ है ये अनंत पे जाके शून्य करेंगे। तो कितने समय में? धीरे धीरे अनंत समय में होगा। ये याद रखें, कहीं ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो यहाँ ये चीज़ फंस जाती है कि भाई पहले किसी परिपथ को ऊर्जा दे रखी थी, कोई आवेश दे रखा था संधारित्र को, वो एलसी दोलन कर रहा था, उसकी ऊर्जाएं आपस में बदल रही थी, उसका एक आवर्त काल था, आवेश शून्य समय पर मैक्सिमम था, अधिकतम था। बाद में क्या किया कि इसमें एक प्रतिरोधक लगा दिया, तो कितनी ऊर्जा ऊष्मा में अक्षय होगी? तो जितनी ऊर्जा थी, कुल संचित ऊर्जा सारी की सारी धीरे धीरे ऊष्मा में अक्षय हो जाएगा, सारी की सारी का। लेकिन कितने समय में होगा? तो गणितीय विधि या ग्राफ से देखते हैं तो अनंत समय में आता है ये। ठीक, समय अनंत लगता है, क्योंकि घटने की जो दर है वो एक एक्सपोनेंशियल दर है। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ई की पावर वाली। जो ग्राफ, जो घटने का ग्राफ है, ये ई की पावर माइनस अल्फा टी वाला ग्राफ है। ई की पावर माइनस अल्फा टी धीरे 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 घटता है। ठीक, वो कब आता है? वो इस अवकल समीकरण को हल करने से आता है। जब अवकल समीकरण हल करते हैं तब वो आता है। ठीक, खैर ये बहुत ही मजबूत सा कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे जो है अवमंदित दोलन का आयाम शून्य कब होता है? अवमंदित दोलन का आयाम शून्य कब होता है? तो अनंत समय पे जाके शून्य होता है। ठीक, चलिए ये हमारा एक प्रश्न हल हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, और देखते हैं कितनी देर में हुआ है। 25 मिनट में। 25 मिनट में हम एक सवाल कर पाए हैं, और एक सवाल के अंदर 6 सवाल थे कुल मिला के। ठीक है, 6 प्रश्न इसके अंदर छिपे हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 13 नंबर पर चलते हैं। ठीक है,
7 13 13 नंबर आ गया। क्या कहता है सवाल में देखिए, एक कुंडली जिसका प्रेरण इतना, प्रतिरोध इतना, इतने वोल्ट इतने की आपूर्ति से जोड़ा गया कुंडली है, एक कुंडली जिसका प्रेरण, तो प्रेरण यानी एल मान लेते हैं। एल कितना बताया, 0.50 हेनरी, है ना, ऐसे बता दिया गया। प्रतिरोध जो बताया गया, ये बताया गया 100 ओम, ठीक। और जिस सप्लाई से जोड़ा गया उसका RMS मान दिया होता है। सामान्यतया हम जानते हैं कोई मान अगर प्रश्न में दिया होता है तो वो RMS मान होता है, वर्ग माध्यम मूल मान होता है। ये बताया 240 वोल्ट, ये बता दिया। देखो आवृत्ति न्यू बताई है 50 हर्ट्ज। अगर इससे ओमेगा निकालोगे तो क्या करोगे, 2 पाई न्यू में रखोगे, वो हो जाएगा 100 पाई और ये बन जाएगी रेडियन प्रति सेकंड। ये ध्यान रखेंगे, ये बातें बता रखी हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक LR सर्किट है। LCR सर्किट में अगर हम देखें, LCR परिपथ में देखें तो C इसमें नहीं दिया गया है, यानी इसका जो XC है वो शून्य है। चालक तार में C मानी जाती है अनंत, तो C अनंत मान लिया, मान लीजिए, तो XC कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी XC नहीं है इसमें। अगर हम LCR सर्किट की बात करें, LCR सर्किट पे विचार करें तो कैसे करते हैं, ये L हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया, ऐसे। ये हो गई वोल्टता। इसका VRMS मान बताया 240 वोल्ट। L बताया, C बताया अनंत, ये बताया R, ऐसा होता है। क्योंकि जब भी कोई चालक तार होता है, किसी चालक तार में, मान लीजिए कोई तार है, चालक तार में 2 बिंदु ले लेता हूँ, ये बिंदु A और ये बिंदु B, ठीक। तो CAB जो होता है, ध्यान रहे चालक तार का, ये अनंत होता है, ठीक। यानी जितना चाहे आवेश इस पर संचित कर लो, क्योंकि चालक तार है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर कैपेसिटर नहीं है LCR में, लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि चालक तार है और चालक तार का C कितना होता है, अनंत होता है। इस बात पर हम काम कर सकते हैं, ठीक। बड़ी आसानी से हमारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आई कि किसी भी चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच धारिता का मान अनंत होता है, ठीक। चलिए आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रतिबाधा कितनी होगी, क्योंकि प्रतिबाधा निकले तो हमारे मन की बाधा हटे, है ना। तो प्रतिबाधा कितनी होती है, Z, ये होती है XC माइनस XL का वर्ग प्लस R का वर्ग। ये आ गया, देखिए ऐसे। अब जो XC होता है या XL होता है, उनके मान अगर देखें सूत्रों के अनुसार, तो XC जो होता है ये होता है 1/ωc, और जो XL होता है ये होता है ωL। ये 2 बात होती हैं, इन्हें बोलते हैं प्रतिघात, प्रतिघात। चलो थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, हैं। XC कितना हो गया, अगर C अनंत होगा तो XC कितना होगा, 0 होगा। तो कुल मिला के XC को 0 रख दिया तो ये आ गया XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये मिल गया इसका प्रतिबाधा, ये हो गई इसकी प्रतिबाधा, ठीक। अब यहाँ XL का मान निकालने की बात आ रही। देखो XL का मान निकाल सकते हैं अपन, तो XL का मान कितना होगा ये निकाल सकते हैं यहाँ से। XL, इसका मान तो 0 हो गया, पक्की बात। XL का मान 100 पाई, L कितना है 5, यानी 1/2 लिख देता हूँ, लो। तो ये हो गया 50 पाई, है ना, 50 पाई हो गया ये, क्योंकि मैंने L को क्या लिख दिया, 0.5 को 1/2 लिख दिया। तो ये हो गया 50 पाई, होता है ये ओम में ही, है ना, XL, ये रहा XL, ओके। अच्छा, R का मान है मेरे पास 100, तो अगर वैल्यू लगा दें तो कितना बन रहा है Z, देखो Z का मान हो गया 50 पाई का वर्ग और 100 का वर्ग, ये आ गया Z का मान, जो भी आएगी इसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब कला, इससे क्या मिल जाएगी, धारा, धारा का RMS मान मिलेगा इससे, क्योंकि हमारे पास
वोल्टता का आरएमएस मान है। तो धारा का आरएमएस मान IRMS ये होगा वोल्टता का आरएमएस मान बटे Z। यह है 240 और Z का मान यहाँ से लगा देंगे। ठीक, तो क्या मिल गया? धारा का मान मिल गया। अधिकतम धारा, अब हमें चाहिए अधिकतम धारा। तो धारा का आयाम यानी धारा का शिखर मान हमें चाहिए। शिखर मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी धारा का RMS मान आएगा उसको वर्गमूल 2 से गुणा कर देंगे। धारा का RMS मान यहाँ से आएगा, इसे वर्गमूल 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये शिखर मान आ जाएगा। हल करने पर ये मान कितना प्राप्त होता है? ये आता है 1.82 एम्पियर। 1.82 एम्पियर ये मान आता है। ठीक, यानी यहाँ से जो प्राप्त होगा वो वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त होगा। उसे वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो अधिकतम मान प्राप्त होगा। धारा का आयाम, शिखर मान बोलते हैं जिसको। ठीक, ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें? मुश्किल है, मानना पड़ेगा। ये चैप्टर जो है अलग से हटा हुआ चैप्टर है, थोड़ा सा गणित का प्रयोग है इसमें। सरल आवर्त गति या तरंग 11वीं क्लास में जिसने पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल हलवा है। ठीक, वोल्टेज शीर्ष व धारा शीर्ष के बीच समय पश्चता, यानी वोल्टेज शीर्ष अधिकतम जब वोल्टता बनती है और जब अधिकतम धारा बनती है उनके बीच का समय कितना है, इसे कहते हैं टाइम लैग, समय पश्चता। तो ये पता लगेगी कि वोल्टेज के बीच का, वोल्टता के बीच का और धारा के बीच का जो कला कोण है वो कितना है। ठीक, अब मान लीजिए सामान्यतया हम इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, समय पश्चता निकालता हूँ मैं। यहाँ निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ जाएगी हमें L और R के मान की। समय पश्चता वोल्टता एवं धारा के बीच कला कोण, इससे मिलेगी देखो हमें फाई। ठीक, ये कैसे मिलता है? हम tan फाई निकाल लेते हैं। tan फाई हमारे पास क्या होता है? XC माइनस XL बटे R ये होता है। तो XC तो हमने देखा 0 है, तो tan फाई कितना हो रहा है? देखो tan फाई हो रहा है माइनस XL बटे R। XL का मान माइनस 50 पाई, R का मान 100, तो ये बन रही है माइनस पाई बटे 2। ये हो गया tan फाई, ये बन गया माइनस पाई बटे, यानी धारा वोल्टता से पीछे है। माइनस का मतलब है कि धारा वोल्टता से पीछे है। ठीक, और ये होता भी है। ठीक, क्योंकि प्रेरक लगा है, संधारित्र तो इसमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो XC जो है शून्य हो जा रहा है। तो प्रेरक में क्या होता है? धारा वोल्टता से पीछे होती है। तो कुछ कोण है ऐसा जो धारा वोल्टता से पीछे है। अब ये कितना कोण आता है? इसे निकालते हैं फाई। ये आता है tan इनवर्स माइनस पाई बाई 2, ऐसा कोण आता है ये। ठीक, इसका मान कितना आता है? इसका मान आएगा 55 डिग्री के आसपास। अगर निकालें तो इसका मान आता है 55 डिग्री के आसपास, इसका मान आता है। अब मान लीजिए हम ये कोण निकाल रहे हैं, मैं इसको कोण को निकला हुआ देख के रख देता हूँ। ठीक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सारणी नहीं है। तो 57.5 अंश आ गया। ये जो फाई आ गया, ये आ गया माइनस में 57.5 अंश आ गया ये कोण। ठीक, तो इससे पता लग गया कि धारा वोल्टता से पीछे है, माइनस आ गया। अब समय पश्चता, अब निकाल देते हैं समय पश्चता। ठीक, समय पश्चता निकालने का मतलब होता है कि इसको पहले रेडियन में बदल दिया जाए और इसका माइनस हटा दिया जाए, क्योंकि माइनस हटा देंगे तो समय निकलेगा। समय को माइनस में नहीं निकाला करते। ठीक, तो कुल मिला के ओमेगा टी, ये है डेल्टा टी, ये है समय पश्चता। ओमेगा टी क्या होता है? कोण होता है, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा के हिसाब से क्या है? ये समय का फर्क है। और ये कोण पूरा कितना है? 57.5 गुना क्या बनाना इसका? इसके बनाने हैं रेडियन। पाई बटे 180 से गुणा कर दिया तो इसके रेडियन बन गए, क्योंकि यहाँ पे जो कोण चलता है वो रेडियन में चलता है। तो समय पश्चता आ गई
57.5 और पाई बटे 180 और नीचे हो गया ओमेगा। ठीक, ये समय आया सेकंड में, ये है समय पश्चता। किसमें आया ये आया सेकंड में। ठीक, समय पश्चात कितना मान आ रहा है जरा ध्यान दें। ये आ रहा है 3.2 मिली सेकेंड, यानी जो मान आ रहा है डेल्टा टी का, ये कितना आ रहा है, डेल्टा टी जो आ रहा है ये आ रहा है 3.2 गुना 10 की घात -3 सेकेंड। ये आ रही है समय पश्चता। तो समय पश्चता निकालने का सीधा तरीका होता है कि पहले कलाकोण निकाल लें, कलाकोण का अंतर निकाल लें इस सूत्र से, बिल्कुल सीधा। अगर उस कलाकोण में माइनस है तो इसका मतलब धारा वोल्टता से पीछे है, अगर उस कलाकोण में प्लस है तो इसका मतलब धारा वोल्टता से आगे है। ठीक, अब इसका प्लस और माइनस छोड़ दें, यहाँ पे इसका मान ले लें सिर्फ, इसके मान को ओमेगा डेल्टा टी के बराबर रख दें, रेडियन में बदल दें, तो इससे क्या होता है, डेल्टा टी यानी समय का अंतर मालूम पड़ जाता है। समय का अंतर यानी अधिकतम वोल्टता और अधिकतम धारा के बीच में कितना समय अंतर है। ग्राफ पे ये चीज़ कैसे दिखाई देती है, चलिए बता देते हैं। यहाँ बता देखो, समय वोल्टता, चलो यही बना देता हूँ ग्राफ ना, ग्राफ पे दिखाता हूँ इस चीज़ को कैसे दिखेगी ये। अब मान लीजिए कि ये वोल्टता है, ये क्या है, ये है वोल्टता, धारा पीछे है, तो इसका मतलब ये धारा है, ये धारा है, ऐसे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर धारा का शिखर मान प्राप्त होगा और यहाँ पर वोल्टता का शिखर मान प्राप्त होगा। तो ये दोनों धारा और वोल्टता, ये हो गई धारा, इसे कह देते हैं आई, ये आई का ग्राफ है, यहाँ लिख देता हूँ, लो आई का ग्राफ है। ठीक, तो वोल्टता का शिखर मान और धारा का शिखर मान के बीच में जो समय है वो ये है, ऐसे। यानी पहले वोल्टता का शिखर मान प्राप्त होगा तो कुछ समय बाद धारा का शिखर मान प्राप्त होगा, उनके बीच में समय है, इसे कहते हैं समय पश्चता, टाइम लैग। ये प्राप्त होती है इस तरीके से, ये जो हमारा फॉर्मूला हमने बना लिया इस तरीके से प्राप्त होती है। ठीक, ओके, ये था सवाल नंबर 13। ठीक, चलिए, कुल मिलाकर 40 मिनट की क्लास में हमारे केवल 2 सवाल हो पाए। उम्मीद है कि हम जल्दी जल्दी बाकी सवाल भी करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समझना है, और समझना है तो समय लगेगा, और क्वेश्चन सारे अतिरिक्त अभ्यास के हैं, बड़े सवाल होते हैं सारे। ठीक है, चलिए बस मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।